हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम उत्सर्जन से संबंधित कुछ प्रश्नों को क्या करते हैं, हम हल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आज हम उत्सर्जन से संबंधित कुछ प्रश्नों क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने क्या पहला क्वेश्चन लिया है, निम्नलिखित में से कौन सा नेफ्रॉन द्वारा पानी के पुनर्अवशोषण की सुविधा प्रदान करता है। मतलब कि जो हमारे पास क्या होता है, निम्नलिखित में से कौन सा नेफ्रॉन द्वारा जल को पुनः शोषण करने की क्या करता है, सुविधा प्रदान करता है। तो पहले हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन क्या है, तो नेफ्रॉन वृक्क या किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। जो नेफ्रॉन होती है यह वृक्क की क्या होती है, संरचनात्मक एवं क्या होता है, क्रियात्मक इकाई माना जाता है। क्या बोला जाएगा इसे, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई माना जाता है। इसमें हमें देखना क्या, हमें देखना इसमें है, इसके चार ऑप्शन है। पहला होता है पीसीटी होता है, ठीक है, फिर होता है क्या होता है डीसीटी, फिर होता है मज्जा, इसका होता है कार्टेक्स होता है। तो जो कार्टेक्स होता है, तो कार्टेक्स क्या होता है, हमेशा ये कहाँ भरे होते हैं, ये वृक्क में भरे होंगे। तो वृक्क में क्या होता है, भरा होता है, तो पुनः अवशोषण करने का तो काम नहीं करेगा। तो इनमें क्या होते हैं, इसका सही ऑप्शन क्या है, पीसीटी है। ठीक है, तो पीसीटी में होता है क्या, इनमें समीपस्थ कुंडलित नलिकाएं होती हैं। क्या होती है, समीपस्थ कुंडलित नलिकाएं होती हैं, जो क्या करती हैं, इनमें पुनः अवशोषण करने का क्या करती हैं, एक कार्य को करती हैं। ठीक है, फिर आते क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे शरीर में क्या होता है, मूत्र द्वारा अपनाया गया सही मार्ग है। हमें इसमें सही मार्ग को ढूंढना कि आखिर इसका सही चयन क्या है। तो बताइए इसका सही चयन इसमें क्या है, इसमें जैसे किडनी, मूत्रवाहिनी, मूत्रमार्ग और मूत्राशय है, कि किडनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग और मूत्रवाहिनी है, किडनी, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग है, या मूत्राशय, किडनी, मूत्रवाहिनी या मूत्रमार्ग है। तो हमें ढूंढना क्या है कि इसका सही मार्ग है क्या। ठीक है, इसका सही मार्ग क्या है, इसका सही मार्ग ये है, जिसमें किडनी, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग होते हैं। ठीक है, चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। एक ब्रश बॉर्डर में बनाया जाता है। तो एक जो ब्रश बॉर्डर होता है, तो उसमें क्या बनता है, दूरस्थ कुंडलित नलिका होती है, समीपस्थ कुंडलित नलिका होगी, कि बोमेन कैप्सूल होंगे, कि लूप ऑफ हेले होंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा समीपस्थ कुंडलित नलिकाएं होती हैं। क्या होती है इसकी आंसर, समीपस्थ कुंडलित नलिकाएं होंगी। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें स्तनधारी शरीर से नाइट्रोजन की सबसे बड़ी मात्रा उत्सर्जित होती है। हमें बताना है निम्नलिखित में से किसमें स्तनधारी शरीर से नाइट्रोजन की सबसे बड़ी मात्रा क्या होती है, उत्सर्जित होता है। ऐसे होता है नाइट्रोजन की मात्रा किससे बाहर निकल जाएगा, सांस, पसीना, मूत्र, मल, किससे अपशिष्ट पदार्थ की मात्रा क्या होगी, बाहर निकली जाएगी। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर मूत्र होता है। तो मूत्र के माध्यम से क्या होता है, सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थों को क्या किया जाएगा, बाहर निकाली जाएगी। क्या की जाएगी, बाहर निकाली जाएगी। ठीक है, फिर आता है क्या, मानव उत्सर्जन तंत्र में उत्सर्जन इकाई को कहा जाता है। तो आप आराम से बता सकते हैं कि जो मानव शरीर होता है, तो मानव शरीर में उत्सर्जन तंत्र की इकाई क्या है, उत्सर्जन तंत्र की इकाई क्या है, नेफ्रॉन होता है। क्या होता है, नेफ्रॉन होती है। तो जो मानव जो उत्सर्जन तंत्र है, इसकी इकाई क्या बन जाएगी, उसकी इकाई नेफ्रॉन को माना जाता है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। वह पदार्थ जो नेफ्रॉन की नलिका के आसपास की रक्त केशिकाओं में पुनः अवशोषित नहीं होता है, वह मुख्य रूप से होता है। तो मतलब कि आसपास में जो कोशिकाएं होंगी, तो उनमें अपशिष्ट पदार्थ क्या पाई जाएगी। ठीक है, बताइए, तो अपशिष्ट पदार्थ में क्या पाया जाता है, यूरिया पाया जाता है, NH2CO NH2। ठीक है, NH2CO NH2 यूरिया वही रासायनिक पदार्थ है जिसको लैब में सर्वप्रथम प्राप्त किया गया था, या लैब में प्राप्त होने वाला सबसे पहला पदार्थ था। ठीक है, जो संश्लेषित की गई थी।
अब आते हैं किडनी मशीन का उपयोग करके किसी व्यक्ति के रक्त को साफ करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। इसे किसी भी व्यक्ति था, यदि उसका वृक्क खराब हो गया, जो उसका वृक्क था तो वृक्क खराब हो जाएगा तो उसके रक्त में क्या हो जाएगी, अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा क्या हो जाएगी, अधिक बढ़ जाएगी। तो कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जिन प्राणियों में यदि वृक्क या किडनी उनके खराब हो जाते हैं तो उनमें क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। तो उसको मानवकृत विधि के द्वारा क्या कहता है, उसको बाहर निकाला जाता है। मानवकृत विधि के द्वारा उनके शरीर से अपशिष्ट पदार्थों क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो उस प्रक्रिया क्या कहा जाता है, उस प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। क्या बोलेंगे उसको, डायलिसिस कहा जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट आंसर पे आते हैं। तो सांद्रित मूत्र के उत्पादन के लिए गुर्दे की क्षमता पर निर्भर होती है। क्या निर्भर होगा, सांद्रित मूत्र के उत्पादन के लिए गुर्दे की क्षमता पर निर्भर होती है। किस पे निर्भर होगी, तो उसका क्या है, प्रतिधारा तंत्र पे होगा। किस पे होगा, प्रतिधारा तंत्र पे होते हैं। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट, हम आते हैं क्या, रक्त में यूरिया तथा अन्य अपशिष्ट पदार्थों का जमा होना कहलाता है। जैसे हमारे पास रक्त था तो रक्त में यूरिया तथा अन्य अपशिष्ट पदार्थों का जमा होना कहलाता है। क्या कहलाएगा, तो जिससे मूत्र था तो मूत्र में अधिक मात्रा में यूरिया और अन्य अपशिष्ट पदार्थ हो जाएगा, उसको क्या कहा जाएगा, उसे यूरेमिया नामक रोग कहा जाता है। ऐसे रक्त में यदि यूरिया की मात्रा बढ़ गया, रक्त में यदि क्या बढ़ जाता है, यूरिया की मात्रा यदि बढ़ गया तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे यूरेमिया नामक रोग कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, उसे यूरेमिया नामक रोग कहा जाता है। ठीक है, फिर आते हैं क्या, मूत्र निर्माण का सही क्रम है। इससे मूत्र होता है तो मूत्र बनता कैसे। सबसे खास बात यह है कि मूत्र का संगठन क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम पढ़ लें मूत्र संगठन। तो जो मूत्र संगठन होता है ना, इसमें क्या होगा, 95% क्या होगा, इनमें जल होता है। क्या होगा, 95% जल होता है। फिर इसके बाद 2.6% क्या होगा, इनमें होगा यूरिया होता है। क्या होगा, इनमें 2.6% यूरिया होगा। फिर इसका 2% इनमें क्या होगा, इनमें होगा अन्य पदार्थ होगा। क्या होगा, अन्य पदार्थ होगा। और इसके बाद 0.3% क्या होगा, इनके पास क्रिएटिनिन होगा। क्या होगा, क्रिएटिनिन होगा। क्रिएटिनिन को हम क्या कर सकते हैं, इन्हें हम वसा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम वसा कर सकते हैं। ठीक है, तो जो मूत्र संगठन होता है तो मूत्र संगठन में क्या क्या पाया जा सकते हैं, 95% जल पाया जा सकता है। क्या पाई जाएगी, इनके पास 95% जल पाया जाएगा। फिर इसके बाद 2.6% यूरिया पाई जाएगी। ठीक है, फिर 2% अन्य पदार्थ पाए जाएंगे। फिर 0.3% क्या पाया जाएगा, इनके पास क्रिएटिनिन पाई जाती है, मतलब वसा पाई जाती है। क्रिएटिनिन मतलब वसा पाई जाती है। ठीक है, तो इनका संगठन क्या होगा, तो इनमें से होगा क्या, निस्यंदन, पुनर्अवशोषण और स्राव होगा। ठीक है, निस्यंदन, पुनर्अवशोषण और स्राव वाली प्रक्रिया पाई जाएगी। ठीक है, फिर आते हैं क्या है, यदि कोई व्यक्ति अधिक मात्रा में प्रोटीन लेता है, यदि कोई व्यक्ति अधिक मात्रा में क्या लेता है, प्रोटीन लेता है, तो उसके अधिक मात्रा में उत्सर्जित होने वाली संभावनाएं होती हैं। यदि कोई व्यक्ति अधिक मात्रा में प्रोटीन लेता है तो उसके अधिक मात्रा में उत्सर्जित होने वाला संभावना होती है। मतलब यदि कोई व्यक्ति अधिक मात्रा में प्रोटीन खा रहा है तो उसके शरीर से क्या अपशिष्ट पदार्थ मात्रा बाहर निकलेगी, यूरिया और यूरिक एसिड बाहर निकलेगी। क्या निकलेगी, यूरिया और यूरिक एसिड बाहर निकलते हैं। चलिए आपको हम कॉमन से बता दें कि हमारे शरीर में प्रोटीन के पाचन के लिए जो नाइट्रोजन गैस नहीं होती है, इसे अत्यंत महत्वपूर्ण गैस कहा जाता है। जो नाइट्रोजन होती है ना, तो नाइट्रोजन हमारे शरीर में प्रोटीन के पाचन में क्या होते हैं, ये सहायक होते हैं। नाइट्रोजन हमारे शरीर में प्रोटीन के पाचन में क्या होते हैं, ये सहायक होते हैं। ठीक है, जो प्रोटीन का पाचन करने में क्या होते हैं, हमारी मदद करते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक उपवास रखता है, मतलब कि व्रत रहता है, तो उसके मूत्र में इसका स्तर अधिक पाया जाएगा। मतलब कि जो व्यक्ति यदि लंबे समय से उपवास में, यदि व्रत में, यदि खाना पीना नहीं खा रहा है, तो उसके शरीर में किस चीज की मात्रा बढ़ जाएगी, तो उसके शरीर में क्या है, कीटोन्स की मात्रा बढ़ जाती है। किसकी मात्रा बढ़ जाएगी,
कीटोन्स की मात्रा बढ़ जाता है। मतलब कि यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक उपवास कर रहा है तो उसके मूत्र में क्या होता है, असमान मात्रा में कीटोन्स पाया जाएगा। उपवास के दौरान आरक्षित वसा के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होती है। फैटी एसिड ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप क्या होती है, बड़ी मात्रा में कीटोन्स बॉडी क्या करती है, निर्माण करने लगती है। फिर आते क्या है, लवण एवं जल का अधिकांश पुनर्शोषण होता है। जो लवण होगा और जल का अधिकांश अवशोषण कहाँ होगा, वो होता कहाँ है, वो समीपस्थ कुंडलित नलिकाओं में होंगे। कहाँ होंगे, समीपस्थ कुंडलित नलिकाओं, मतलब पीसीटी में होगा। कहाँ होगा, पीसीटी में पाई जाएगी। ठीक है। फिर आते हैं नंबर नेक्स्ट, ब्रिक में ग्लोमेरुल्स का कार्य। ग्लोमेरुल्स जो होते हैं, ग्लोमेरुल्स का क्या कार्य है, नमक का पुनः अवशोषण करना, जल का पुनः अवशोषण करना, रक्त निस्यंदन करना या उपयुक्त सभी। आपने कई बार ब्रिक पढ़ा होगा, तो ब्रिक में आप बताइए कि नमक का क्या करता है, जो ग्लोमेरुल्स होती है उसका क्या कार्य है। तो ग्लोमेरुल्स का कार्य होता है रक्त का निस्यंदन करना। ये क्या करते हैं, ये रक्त का निस्यंदन करते हैं। ठीक है। फिर क्या होगा, व्यक्ति मर जाएगा। ठीक है। यदि हमें बताना है कि यदि क्या होगा, यदि व्यक्ति मर जाएगा, यूरिया खून में जम जाता तो चला जाएगा, व्यक्ति जीवित रहेगा और सामान्य रहेगा। पेशाब, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, व्यक्ति जीवित रहेगा और सामान्य रहेगा। मतलब यहाँ पे क्या होता है, यदि हमारे शरीर में यदि अपशिष्ट पदार्थ की मात्रा यदि जम गया, ठीक है, उससे क्या होगा, व्यक्ति जीवित ही रहेगा, लेकिन क्या होगा, सामान्य ही अवस्था में पाई जाएगी। ठीक है। फिर आता है क्या, मूत्रवाहिनी नलिकाएं मुख्य रूप से संबंधित होती है। जो मूत्रवाहिनी जो नलिकाएं होती हैं वो किससे संबंधित होती है, जो मूत्र नलिकाएं होती है मुख्यतः किससे संबंधित होती हैं। ठीक है, मूत्र की सघनता से, मूत्र मार्ग से, ग्लोमेरुल निस्यंदन से, उपयोगी पदार्थों का पुनः अवशोषण करने में, या रक्त से यूरिया को हटाना। ठीक है, तो क्या होती है, ये रक्त से यूरिया क्या करती है, हटाने में मदद करेंगी। कौन, मूत्रवाहिनियां नलिका क्या होती है, इनका मुख्य कार्य क्या होता है, तो रक्त से यूरिया को क्या करना, बाहर निकालने का कार्य करते हैं। ठीक है। अब कौन सी रक्त वाहिका गुर्दे से रक्त निकालती है, कौन सी रक्त वाहिका गुर्दे से रक्त को बाहर निकालती है। ठीक है, कौन सी बात, ब्रिक निवाहिका शिरा निकालेगी, ब्रिक शिरा की अविवाही धमनी की अपवाही धमनी, कौन सी इसमें बाहर निकालेगी, किसे निकालेंगी, ब्रिक शिराएं निकालती है। क्या करती हैं, जो ब्रिक शिराएं होती हैं वो जो क्षनित जो रक्त नहीं होते हैं तो उसको बाहर निकालने में उसकी मदद करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, ग्लोमेरुल्स और बोमेन कैप्सूल का निर्माण होता है। ग्लोमेरुल्स और बोमेन कैप्सूल का निर्माण होता है। रक्त वाहिकाएं, मेलपिगियन शरीर, हरित ग्रंथि, मेलपिगियन नलिका। ध्यान देखना क्या में है, देखना ग्लोमेरुल्स और बोमेन कैप्सूल का निर्माण होता है। ग्लोमेरुल्स और बोमेन संपुट का निर्माण होता है। कहाँ निर्माण होगा, तो कहाँ होता है, मेलपिगियन शरीर में होता है। कहाँ होता है, मेलपिगियन शरीर में होता है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट, ग्लोमेरुलर निस्यंदन से पानी की अधिकतम मात्रा अवशोषित होती है। कहाँ, पलक की ग्लोमेरुल्स जो होते हैं वहाँ निस्यंदन प्रक्रिया द्वारा पानी या जल का अवशोषण अधिक मात्रा में कहाँ पाई जाएगी, तो पाइए समीपस्थ कुंडलित नलिकाओं में पाई जाएगी। कहाँ, समीपस्थ कुंडलित नलिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट, उत्सर्जन में आमतौर पर शामिल होता है। उत्सर्जन जो होगी इसमें आमतौर पर शामिल क्या होता है, अपचयन के दौरान सभी उत्पादों का निष्कासन, या उपचय के दौरान उप उत्पादों का निष्कासन, या नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट का निष्कासन, या इसमें से सभी। इसमें क्या होगा, इसमें उपरोक्त सभी पाए जाएंगे। मतलब इनमें क्या होती है, सभी प्रक्रियाएं क्या होती है, उत्सर्जन में सभी चीजें शामिल होती हैं। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट, शरीर में पानी की सही मात्रा और उचित आयनिक संतुलन बनाए रखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। यदि शरीर में पानी की सही मात्रा और उचित आयनिक संतुलन बनाए रखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है,
शरीर में जल की मात्रा को क्या उचित आयनिक बनाए रखने के लिए क्या कहलाएगा? उपचय कहलाएगी, या कोशिका गुच्छी निस्यंदन कहा जाएगा, या ऑस्मो रेगुलेशन कहा जाएगा, या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाएगा? क्या कहा जाता है? तो उसको बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन कहा जाता है। क्या बोला जाएगा उसे? ऑस्मो रेगुलेशन कहा जाता है। ऑस्मो रेगुलेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, मूत्र होता है या शरीर की जो जल होती है उसमें आयनों की मात्रा क्या कहता है, उसमें सुनिश्चित किया जाता है। क्या कहा जाएगा? सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक है। फिर उच्च दाब पर निस्यंदन कहलाता है। उच्च दाब पर निस्यंदन क्या कहलाता है? तो उच्च दाब पर निस्यंदन का मतलब होता है क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन, प्रतिधारा तंत्र, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से क्या होगा? तो इसमें से होगा हमारे पास क्या? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा। क्या होगा यहाँ पे? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पाई जाएगी। ठीक है। फिर आते हैं जल और विलेय का वृक्क श्रोणि में प्रवाहित होना फिर मूत्र पत्र में माध्यम से बाहर निकल जाना कहलाता है। क्या कहा जाएगा? तो उनमें कहा जाएगा मूत्र त्याग कहा जाएगा। मतलब कि जो हमारे शरीर से जो अवशिष्ट पदार्थ बाहर नहीं निकले जाएंगे, हमारे शरीर से जो अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकले जाते हैं तो उसे क्या कहता है? उसे मूत्र त्याग ही तो कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? मूत्र त्याग कहा जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सबसे विषैला रूप होता है? तो इसमें बताया गया है इसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन सी चीज क्या होगी? विषैली पाई जाएगी। इससे मूत्र हो सकता है, या यूरिक एसिड होगा, अमोनिया हो गया, या निम्न में से कोई नहीं। इसमें कौन सा, इसमें भाग क्या कर रहा है कि सबसे अधिक मात्रा में क्या होगा? विषैला होगा। तो विषैला कौन सा होगा? अमोनिया होगी। क्या होगी? अमोनिया होती है। अमोनिया क्या होती है? सबसे विषैली गैस मानी जाती है। ठीक है। अब आते हैं नंबर नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम विषैला रूप है? इसे बताया जा रहा है इसमें सबसे कम मात्रा में विषैली होती है। जैसे मूत्र है, यूरिक एसिड है, अमोनिया है, या निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो इसमें हमें बताना है कि इसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन सी चीज क्या होती है? विषैली नहीं होती है, कम होती है। तो इसमें क्या है? इसमें यूरिक एसिड है। यूरिक एसिड क्या होती है? सबसे कम विषैली होती है। ठीक है। और यूरिक एसिड किससे निकला जाता है? इसे पक्षियां और सरीसृप निकालती है। कौन? पक्षी और सरीसृप बाहर निकालती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्क द्वारा स्रावित नहीं होता? इसे बताना है कि वृक्क द्वारा कौन सा चीज स्रावित नहीं होगा? रेनिन, इरिथ्रोपिटीन, कैल्सिट्रियाल और एड्रेनालाइन। इसमें से कौन सा क्या होता है? अवशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर नहीं निकलेगा, जो भी कौन से? वृक्क के द्वारा। ठीक है। तो उसका नाम क्या है? एड्रेनालाइन है। एड्रेनालाइन है। ठीक है। एड्रेनालाइन होता है। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट में पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट में क्या है? प्रत्येक किडनी घने अनियमित संयोजी उत्तकीय पतली पारदर्शी चादर से घिरी होती है, जिसे क्या कहा जाएगा? एक पतली सी जो ब्रिक होती है ना, एक पतली सी चादर से क्या होती है? घिरी होती है, जिसे क्या बोलते हैं? जिसे बोलते हैं ब्रिक कैप्सूल कहा जाता है। क्या बोला जाएगा? ब्रिक कैप्सूल कहा जाता है। क्या कहा जाएगा उसे? ब्रिक कैप्सूल। इसका क्या? ब्रिक के बाहर की क्या होती है? एक पतली सी आवरण होती है। ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट आते हैं याद है मूत्रवाहिनियों के सिरों पर वाल्व नहीं होते। मूत्रवाहिनी जो सिरा होता है ना, उसमें वाल्व नहीं होता है। तो जो मूत्राशय में खुलते हैं फिर भी मूत्र वापस प्रवाहित नहीं होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे ऑस्मोटिक ढाल कहते हैं। या बाद में मूत्रवाहिनियों के मूत्राशय में प्रवेश करने पर वाल्व का निर्माण होता है, या मूत्र प्रसार द्वारा चलता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें क्या होगा? ठीक है। तो इसका ऑप्शन सही होगा, बी सही होगा। मतलब कि बाद में मूत्रवाहिनियों के मूत्राशय में प्रवेश करने पर वाल्व का क्या होता है? निर्माण होता है। क्या होगा? जब मूत्र जो वापस जाते हैं तो उनमें क्या होता है? वाल्व का निर्माण हो जाता है। ठीक है। फिर आता है क्या? मानव किडनी लाखों से बनी होती है। किसके लाखों से बनी होगी? तो वहां पे क्या होता है? अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? उनमें नेफ्रॉन पाए जाते हैं। मतलब कि एक किडनी में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होगी? 8 से 12 लाख होती है। एक ब्रिक या एक किडनी में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होगी? 8 से 12 लाख होता है। कितना होगा? 8 से 12 लाख पाए जाते हैं। ठीक है। अब आता है निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के शरीर में अवशिष्ट उत्पाद
के रूप में हटाया नहीं जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के शरीर से अपशिष्ट उत्पाद के रूप में हटाया नहीं जाता है? रेजिन और गोंद, यूरिया, सूखे पत्ते या अत्यधिक पानी। इसमें से कौन सा अपशिष्ट पदार्थ अधिक मात्रा में नहीं निकाला जाएगा? तो निकाला जाता है यूरिया। ठीक है, इसमें यूरिया शरीर से बाहर नहीं निकाला जाता। क्या होगा? इनमें अधिक मात्रा में यूरिया को शरीर से बाहर नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, अब दूसरा आते हैं। हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी टर्म जो फर्स्ट का था 2021 और 22 के कुछ हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, फिर जानवरों की तुलना में पौधों में उत्सर्जन की प्रक्रिया बिल्कुल अलग होती है। जो जानवर होते हैं और जो पौधे होते हैं, इनमें उत्सर्जन की प्रक्रिया क्या होती है? दोनों में अलग अलग होती है। तो पौधों द्वारा उत्सर्जन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है? मतलब पौधों द्वारा उत्सर्जन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया का पालन नहीं होता? हमें बताना है कि इसमें कौन सी प्रक्रिया का पालन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसमें तो वे वाष्पोत्सर्जन द्वारा अतिरिक्त पानी से छुटकारा पा सकते हैं। वे अपनी पत्तियों के माध्यम से विषैले पदार्थों को चुनिंदा रूप से फिल्टर करते हैं। यह अपशिष्ट उत्पाद पुराने जाइलम में रेजिन और गोंद के रूप में संग्रहित होंगे। वे अपने आसपास की मिट्टी में अपशिष्ट पदार्थ उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? तो अपनी पत्तियों के माध्यम से विषैले पदार्थों क्या करते हैं? चुनिंदा के रूप में क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? इसका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, तो आज हमने इतना क्वेश्चन पढ़ा है। ठीक है, यदि आपको कहीं भी क्वेश्चन पे डाउट हो तो आप उसको क्या है कमेंट में शेयर करते रहिए। ठीक है।